हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने देखा कि जो लाइंस हैं उनकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी स्पेस में। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हमने देखा कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और उसकी डायरेक्शन हमको दी है, उस कंडीशन में उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। और अगर हमको दिया है कि कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो उस कंडीशन में हम उस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने वेक्टर फॉर्म भी देखा और हमारा कार्टेशियन फॉर्म भी देखा। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। मतलब कि अगर दो लाइन हमको दी हैं जिनके हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो उस कंडीशन में उन दोनों लाइन के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो एक चीज भी अगर स्किप होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं बीच में हमारा कॉन्सेप्ट फंस जाएगा। ठीक है, इसलिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात कि जो हमारा चैप्टर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, उसके पूरे पूरे कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए चैप्टर 10 क्लियर होना चाहिए, तभी जाके हम चैप्टर 11 कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो पिछले वीडियो की लिंक ऊपर मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन करते जा रही हूँ जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। चलिए, तो देखिए, अगर हमारे पास दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर हमको फाइंड करना है, किस कंडीशन में, जब दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अगर मान लीजिए हमारे A1, B1 और C1 है, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A2, B2 और C2 हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में इन दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर हमको फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास cos थीटा इक्वल टू A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2। ठीक है, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन इन तीनों के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट। तो रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, राइट, ये रूट लगाया। फिर इसके बाद इन तीनों के साथ भी हम यही करेंगे, रूट के अंदर तीनों के स्क्वायर का सम। तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा दो लाइन के बीच का एंगल। हम इससे फाइंड कर सकते हैं किस कंडीशन में, जब हमको लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए जाएंगे, राइट। और अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई पूछा जाता है कि जैसे यहाँ तो कॉस थीटा है, अगर साइन थीटा फाइंड करना है, तो हमको ये चीज पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको कभी साइन थीटा पूछा जाता है तो आप क्या करिए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, बस मैंने बता दिया कि अगर मान लीजिए कभी साइन थीटा पूछा जाता है आपसे, तो आप इस तरीके से, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा रिलेटेड होते हैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इधर चले जाएगा। तो इससे आप साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलो इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा उस कंडीशन में जब दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमको दिए जाएं। अब मान लीजिए कि हमको डायरेक्शन रेशियोज ना दिए जाएं और हमको दे दिए जाएं डायरेक्शन कोसाइंस, तो कैसे करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L1 और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L2। पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस अपने हैं L1, M1, N1, दूसरी लाइन के हैं L2, M2, N2। तो देखिए, यहीं से आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। आप क्या करिए, सभी जगह इधर बीच में प्लस है, यहाँ प्लस है, इनको स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है, तो ये कॉस थीटा मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, जगह की कमी होगी इसलिए। तो A1 A2 के अपॉन में ये पूरा लिख लेते हैं अपन। तो अपन ने लिखा A1 A2 अपॉन रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, राइट। ये अपना मॉडुलस लगा हुआ है। प्लस इसी तरीके से अगर आप देखेंगे B1 B2 के अपॉन में ये पूरा, तो B1 B2 अपॉन, ध्यान दीजिएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरे रूट के अंदर
A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। देखिए पूरा नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा यहीं से समझ लीजिए। A1 अपॉन रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है डायरेक्शन रेशियो से, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि L इक्वल टू होता है A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, L इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर A1 B1 C1 है, मतलब कि यहाँ से L1 मिल जाएगा, यहाँ से L2 मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये पूरा जो इतना है ये हो गया अपना L1, और ये पूरा जो है इतना ये हो जाएगा अपना L2। बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। इसी तरीके से B1 अपॉन ये हो जाएगा अपना M1, और ये B2 अपॉन ये हो जाएगा अपना M2, क्योंकि L ये हो गया। M फाइंड करते हैं तो क्या होता है, B अपॉन रूट के अंदर A1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ पे दो लाइन की बात हो रही है, इसलिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 की बात चल रही है, और दो लाइन है इसलिए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 L2 M2 M2 ले रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आई होप आप समझ पाए होंगे कि जब आप स्प्लिट कर देंगे तो यहां से ये आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 और इसी तरीके से N1 N2। ठीक, तो सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। तो ये सब कुछ अपन ने सिर्फ समझने के लिए किया था, ठीक है, कि फॉर्मूला आया कैसे। तो यहाँ पे A1 के अपॉन में आप ये कर दो, A2 के अपॉन में ये कर दो, तो L1 इंटू L2, फिर B1 अपॉन दिस, B2 अपॉन दिस, M1 इंटू M2, फिर C1 अपॉन दिस, C2 अपॉन दिस, N1 इंटू M2, दैट्स इट। ठीक, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू अपना L1 L2 M1 M2 N1 N2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए जाते हैं तब आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर पाएंगे, और इसी से ये कैसे आया ये भी आपको समझ में आ गया। और डायरेक्शन कोसाइन अगर दिए जाते हैं दो लाइन के, तो इस फॉर्मूले से आप उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 रहेगा, इन तीनों के स्क्वायर का सम भी 1 रहेगा, यानी कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1, और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन होता है, L M N है तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और दो अलग अलग लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो उन तीनों का सम का स्क्वायर का सम 1, यहाँ पर भी स्क्वायर का सम 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलो इसको हटाते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ अलग अलग कंडीशंस की। अगर मान लीजिए कि यहां पर हमको दिया जाता है कि आपकी जो दोनों लाइंस हैं, आपकी दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं। देखो ये दोनों कंडीशन हमें समझ ली डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, तो ये तो हो गई बात खत्म। अब इसी के बाद कुछ कंडीशंस आती हैं, ठीक है, जो हमारे काम में आने वाली हैं, कि अगर हमको ये दिया जाता है कि जो लाइंस हैं, दो लाइन L1 और L2, ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर हैं या फिर दिया जाता है पैरेलल हैं, तो हमको ये चीज पता है कि भाई जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इनके बीच में जो एंगल बनता है थीटा वो क्या होता है 0 डिग्री। भाई दो लाइन है पैरेलल चल रही हैं तो मतलब उनके बीच में कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई एंगल नहीं बनेगा, कोई एंगल नहीं बनेगा मतलब 0 एंगल, राइट। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच में जो भी एंगल बनता है ये बनता है अपना 90 डिग्री का। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब पैरेलल हैं, मतलब अगर ये लाइन जो भी रहेगी और ये लाइन जो भी रहेगी, दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपके कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल, राइट। दोनों लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो मान लीजिए ये आपकी L1 लाइन है, ये आपकी L2 लाइन है। L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1, इसके हैं A2 B2 और C2। तो दोनों लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन आती है जब दो लाइन आपकी पैरेलल हो, L1 पैरेलल L2। ठीक है, अब बात आती है कि अगर दोनों लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, उस कंडीशन में आपको क्लियर दिख रहा है कि दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। मतलब क्या है, आपका जो थीटा है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर कुछ नहीं, थीटा अगर यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 होता है अपना 0, राइट। तो यहाँ से देखो अगर आपका cos 90 डिग्री इक्वल टू ये पूरा रहता है, ठीक है, फॉर्मूला पूरा अपना यही, तो cos 90 अपना क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन A1 A2 प्लस B1 B2
प्लस C1 C2, ठीक है, और अपॉन में रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरे रूट के अंदर अपना A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि cos 90 हो जाएगा 0, और ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर में है, यानी इसके डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसके मल्टीप्लाई में आके ये पूरा भी क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या सिर्फ ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन आती हैं आपकी, किस कंडीशन में, कि अगर आपको कभी बोला जाता है कि दो लाइन आपकी पैरेलल हैं, दो लाइन आपकी पैरेलल अगर दी हुई हैं, तो वहां पर आप इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि दोनों लाइन आपकी पैरेलल हैं और आपको कुछ भी चीज फाइंड करनी है, तो आपको ये चीज देखनी होगी कि भाई दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, मतलब इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल, तो इस चीज का आप यूज कर सकते हैं वहां पर। और मान लीजिए कि अगर आपको ये बोला जाता है कि दोनों लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में आप सीधा ये लगा दीजिए, क्योंकि देखिए cos 90 आप रखेंगे, cos 90 हो जाएगा आपका 0, ये डिनोमिनेटर में इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा 0 के, तो पूरा 0, तो बचा क्या सिर्फ ये, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन है, ये पैरेलल वाली, ये परपेंडिकुलर वाली, तो इन दोनों कंडीशन का आप आगे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या क्या समझा, पहली चीज तो ये कि अगर दो लाइन हमारे पास हैं जिनके डायरेक्शन रेशियो हैं, उस कंडीशन में हम उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, और अगर दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दिए जाते हैं, उस कंडीशन में उसके बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। तीसरी चीज कि अगर दोनों लाइन हमको पैरेलल दी हैं तो ये कंडीशन बनती है, इस कंडीशन का अपन यूज कर सकते हैं, और अगर दोनों लाइन अपनी परपेंडिकुलर हैं उस कंडीशन में अपन ये कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से क्या चीज हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। अभी तो हमने ये देख लिया कि भाई एंगल फाइंड कैसे करना है किस कंडीशन में, लेकिन अभी इससे पिछले इंट्रोडक्शन में आपने देखा था कि जो दो लाइन हैं, दो लाइन होती थी, उनके हमने दो फॉर्म देखे थे। एक तो देखा था हमने वेक्टर फॉर्म, कि वेक्टर फॉर्म में आपकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, और दूसरा हमने देखा था कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर नॉर्मली हमको डायरेक्शन रेशियोज दिए गए, डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए, तब तो आप जो फॉर्मूले हैं उनसे कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो जो लाइन है वो या तो वेक्टर फॉर्म में आ जाए या कार्टेशियन फॉर्म में आ जाए, तब आप क्या करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको डायरेक्शन रेशियोज दिख जाएंगे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर लाइन की इक्वेशन हमको वेक्टर फॉर्म में दी जाती है, उस कंडीशन में हम उन दोनों लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो जो फॉर्मूला अभी आपने देखा वो किस तरीके का था कि अगर डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन दिए जाते हैं तब हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो लाइन है हमको दी जाती है किस तरीके से, लाइंस दी गई हमको, हमारी L1 लाइन दी गई है हमारी, ठीक है, याद है ना भाई, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में कि लाइन की इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म क्या होता है अपना, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। ये क्या था अपना वेक्टर इक्वेशन, है ना। लेकिन क्योंकि यहां पर दो लाइन है इसलिए अपन लिया A1 प्लस लैम्डा B1। दूसरी लाइन हो जाएगी अपनी प्लस, अब लैम्डा की जगह पे कुछ और लेना पड़ेगा, तो अपन ले लेते हैं म्यू B2। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास दो लाइन है, ये वाली लाइन L1 है और ये वाली लाइन हमारी L2 है। cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस के अंदर B1 डॉट B2, समझ रहे हैं बात को, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा B1 B2 में। तो आपको यहाँ पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये आना चाहिए, ठीक है। अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B2, लीजिए खत्म। तो इस तरीके से अगर आपको दो लाइन वेक्टर फॉर्म में दी जाती हैं तो इस फॉर्मूले से आप उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अगर वेक्टर फॉर्म में लाइन दी जाती है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कार्टेशियन फॉर्म अपना क्या होता है, अपन पढ़ चुके हैं, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर ये एक ही लाइन है। अब हमको इसी तरह की दो लाइन दी जाएंगी तो हम इसमें चेंजेस कर लेते हैं। ये हो जाएगा a1 b1 c1
और दूसरी लाइन ये हो जाएगी हमारी x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 अपॉन a2 b2 c2। ठीक है, तो ये अपनी लाइन L1 है ये वाली, और ये वाली लाइन अपनी L2 है। तो ये तो अपने कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए हैं। ये कौन सा फॉर्म था अपना? वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये क्या है अपना कार्टेशियन फॉर्म। तो इसमें जब आपको सीधा सीधा दिख रहा है अपने डायरेक्शन कोसाइंस, तो जो फॉर्मूला अपन ने भी पढ़ा था बस वही फॉर्मूला लगा देना है। तो बात क्या है कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास है तो आप कैसे फाइंड करेंगे कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल? तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, वही का वही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस अपने सीधे दिख रहे हैं। पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस नहीं, डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी। तो ये डायरेक्शन रेशियोज पहली लाइन के, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये रहे। तो कॉस थीटा इक्वल टू वही फॉर्मूला लगेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। दैट्स इट। बात समझ में आई? ठीक, तो यहां पर एक्स्ट्रा हमने ये किया क्योंकि जहां पर हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला अपना लग ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, फिर हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे। तो पहली चीज हमने पढ़ी कि दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए जाएंगे, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिए जाते हैं तब वही L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आ जाएगा, क्योंकि यहीं से वो फॉर्मूला बन रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अगर दोनों लाइन अपनी पैरेलल हैं तब क्या कंडीशन बनेगी? तो पैरेलल अगर रहती हैं तो उन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं प्रोपोर्शनल। अब अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों लाइन के बीच में बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी ये वाला पूरा ऊपर का इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, दो कंडीशन ये अलग अलग बन गई। फिर हमने देखा कि अगर लाइन वेक्टर फॉर्म में दी जाती है तब ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में तब कोई दिक्कत नहीं, वही का वही फॉर्मूला अपना लगने वाला। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा चीज ये करनी है, बाकी यही फॉर्मूला लगेगा अपना। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए। अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में हमको वही बोला जा रहा है कि हमको एंगल फाइंड करना है बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन गिवन बाय। तो ये दो लाइन अपने को दी हैं, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन से फॉर्म में हमको इक्वेशन ऑफ लाइंस दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। ठीक है, अब क्योंकि दो लाइन है तो हम वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 का यूज करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला अभी अपन ने देखा है, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले वेक्टर b1 ये रहा और वेक्टर b2 ये रहा, तो लिखेंगे वेक्टर b1, पहली लाइन से अपने को वेक्टर b1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा अपना i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, एंड वेक्टर b2 दूसरी लाइन से मिलेगा म्यू के पास वाला 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इनके बीच का एंगल किस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे? तो एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस, एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस cos थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो b1 डॉट b2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अपन ने लिखा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, तो 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप। अब मैग्नीट्यूड b1 का मैग्नीट्यूड, तो i j k के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर का सम कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर यानी 4, यहाँ पर इसका तो 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, 6 6 जार 36 लीजिए। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो देखिए i का i में, j का j में और k का k में। तो i का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 इंटू 3, 3 1 जार 3 प्लस 2 2 जार 4,
प्लस 6 2 जार 12 अपॉन 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, ठीक है। और इसके बाद 36 + 4 40, 40 + 9 49, 7 7 जार 49, तो 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, ठीक है। इनको ऐड कर लेंगे, cos थीटा अपना भी साथ में चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा अपना 12 + 3 15, 15 + 4 19 अपॉन 7 3 जार 21। तो अपने को तो एंगल फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 19 अपॉन 21। लीजिए ये आ गया आपका एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, दैट्स इट। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट। एक और एग्जाम्पल लेंगे, तो यहाँ पर हमने लिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। तो यहाँ पर देखिए हमको एंगल फाइंड करना है बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। तो अब आप क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दो लाइन हमको दी हैं, तो पहली लाइन को इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए ये आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया है, और कार्टेशियन फॉर्म में सीधे सीधे हमको हमारे डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं, और अगर डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के हम हमारा एंगल फाइंड कर सकते हैं इन दोनों लाइन के बीच का, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 3 5 4, तो A1 3, B1 5, C1 4, राइट। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2, A2 1, B2 1, C2 2। तो डायरेक्शन रेशियोज आपके पास है दोनों लाइन के, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास एंगल फाइंड करने का। तो जो हमको गिवन लाइन है उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा अपना cos थीटा इक्वल टू, तो डायरेक्शन रेशियोज जब हमारे पास होते हैं तो सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, राइट। फिर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, काम खत्म, ठीक। चलिए, तो A1 इंटू A2, A1 A2 का मल्टीप्लाई 3 1 जार 3 प्लस B1 इंटू B2 5 1 जार 5 प्लस 4 2 जार 8 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर 3 3 जार 9 5 5 जार 25 प्लस 4 4 जार 16, ठीक। अब A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 4, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, है ना, और 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 हो गया 50, ठीक है। और यहाँ पर 4 5 6, ठीक। ये 16 अपना एज इट इज, ये हो जाएगा 25 इंटू 2 50, और देखो ये दोनों का स्क्वायर रूट है तो एक साथ अपन कर सकते हैं, और 2 3 जार 6। समझ में आ रही है बात। और मल्टीप्लाई में भी है, तो 50 को हमने लिख लिया 25 इंटू 2, 25 2 जार 50, और 6 को लिखा 2 3 जार 6। अब यहाँ से आप देखें 25 का स्क्वायर रूट हमको पता है, और ये 2 का अपना पेयर बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 5 इंटू 2, रूट के अंदर 3 रह जाएगा क्योंकि उसका पेयर नहीं बना, तो 3 अकेले रह गया रूट के अंदर, ये पेयर से बाहर आ गया रूट के बाहर, और 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है। 2 8 जार 16, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 5 रूट 3। अब डिनोमिनेटर में रूट 3 है तो रैशनलाइज कर देंगे, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई, रूट 3 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 8 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 3, 5 3 जार 15, तो ये आया अपना cos थीटा के इक्वल। लेकिन अपने को चाहिए थीटा, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8 रूट 3 अपॉन 15। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये एंगल आ गया इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 10 कंप्लीट। सो यहाँ पर अभी हमने देखा कि भाई कोई भी दो लाइन के बीच का
एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे अलग अलग कंडीशन में। अगर दो लाइन के हमको डायरेक्शन रेशियोज दिए जाएंगे तब कैसे फाइंड करेंगे, कोसाइंस दिए जाएंगे तब कैसे फाइंड करेंगे, और अगर लाइन्स हमको वेक्टर फॉर्म में दी जाए तब कैसे उनके बीच का एंगल फाइंड करेंगे, और कार्टेशियन फॉर्म में दी जाती है तब उनके बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। अगर दो लाइन हमको दी जाती हैं और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर दो लाइन हैं और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सीधी सी बात है कि वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, टच कर रही हैं, मतलब उन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हो गई 0। ठीक है भाई, दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, तो इसको तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आती है कि अगर दो लाइन अपनी पैरेलल हैं, तो दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब इनके अलावा भी कुछ लाइंस ऐसी होती हैं हमारे 3 डायमेंशन में कि दो लाइन ना ही पैरेलल होती हैं ना ही परपेंडिकुलर होती हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, कि दो लाइन ऐसी लाइंस होती हैं कि जो ना ही परपेंडिकुलर होती हैं ना ही पैरेलल होती हैं। इन लाइंस को हम कहते हैं नॉन कोप्लेनर लाइंस या फिर स्क्यू लाइंस। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। जो स्क्यू लाइंस होती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हालांकि पूरा इमेजिनेशन का काम है, आप कितना अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे तभी आप स्क्यू लाइंस को समझ पाएंगे। समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश अपन पूरी करेंगे। चल देखो, ठीक है, तो एक्स वाई जेड एक्सेस अभी मैं नहीं बना रही हूं यहाँ पे। हालांकि आपको दिख ही रहा होगा, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, और ये हो गया आपका जेड एक्सेस। ठीक, अब आप देखें यहां पर, आप ये समझिए कि ये एक रूम है आपका, क्यूबॉइडल शेप का रूम है। अब ये आपका रूफ, छत है। अब छत में आपने छत का एक कोना उठाया और एक कोने को दूसरे कोने से आपने ज्वाइन करा डायगनली, तो ये एक लाइन। ठीक है, स्क्यू लाइंस होती कैसी हैं, ऐसी लाइन जो कि ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ना ही पैरेलल होती हैं। तो थोड़ा इमेजिनेशन का काम है, क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे तो लाइन आपको या तो पैरेलल दिखेंगी या फिर एक किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो पूरा इमेजिनेशन का काम है। तो ये हमारी छत है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको, देखो मैं इसको आउटलाइन बना रही हूं, इसके ऊपर ये वाली जो है, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये बाहर वाली अपनी दीवार है, और इस दीवार में हमने इस पॉइंट को ज्वाइन करा इस पॉइंट से, इस तरीके से। तो देखिए आपको दिखेगा कि ये दोनों लाइन को अगर अपन आगे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, बट ये आपको 2D में दिख रहा है क्योंकि ये बोर्ड है भाई। ठीक है, ये पूरा 2D है, जो भी आपको दिखेगा वो ऐसा दिखेगा कि ये लाइन को अगर आप आगे बढ़ा देंगे इंटरसेक्ट करेगी नहीं। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आपकी छत है, ये पूरा छत है। ठीक है, छत में आपने डायगनली एक लाइन ड्रॉ करी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और फिर दीवार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, छत पे, और दीवार की बात कर रहे हैं सामने वाली। ठीक है, तो छत में अगर कोई लाइन इस तरीके से हमने ड्रॉ करी, ठीक है, रूफ में, छत में, और सामने वाली दीवार में हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी, तो सीधी सी बात है अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो वो दोनों लाइन ना ही पैरेलल होंगी ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं ये होती हैं नॉन कोप्लेनर। ठीक है, और यही लाइंस होती है हमारी स्क्यू लाइंस। ओके, ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास स्क्यू लाइंस हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और हमको अगर पैरेलल लाइंस दी जाती हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको अब अपन हटा देते हैं।
तो ये दोनों चीज मैं आपको एक साथ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमको ये भी समझना है कि स्क्यू लाइंस को आप कैसे पहचानेंगे, पैरेलल लाइंस को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं दिया जाएगा कि ये स्क्यू लाइंस है, इनके बीच की आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करिए, या फिर ये पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करिए। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर स्क्यू लाइंस हमको दी गई हैं लेकिन वेक्टर फॉर्म में, तो पहली लाइन है अपनी और दूसरी लाइन है, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है और वेक्टर फॉर्म में आपको स्क्यू लाइंस दी जाएंगी। तो अगर इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी आना चाहिए दो वेक्टर के बीच में, ठीक है, जो कि अपन सीख चुके हैं पिछले चैप्टर में। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। बात समझ में आ गई। तो अगर हमको दो स्क्यू लाइंस दी जाती हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब अगर पैरेलल लाइंस दी जाएंगी तो पैरेलल लाइंस को पहचानेंगे कैसे, तो दोनों को इसलिए साथ में करा रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास लाइन है पहली r a1 प्लस लैम्डा b, a2 प्लस म्यू b। आप बोलेंगे कि भाई ये पहली लाइन है तो यहाँ b1 क्यों नहीं है, ये दूसरी लाइन है यहाँ b2 क्यों नहीं है। तो यहाँ पर यही है कि अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो ये जो वेक्टर है वेक्टर b, ये दोनों जगह आपको सेम दिखेगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि लाइंस पैरेलल हैं या स्क्यू लाइंस हैं। यहाँ पर अलग अलग है आपका b1 b2। समझ में आ रही बात, ठीक है, क्लियर। अब फॉर्मूला इसी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ क्या है b1 क्रॉस b2, तो यहाँ b अलग अलग है बट यहाँ पर तो b एक ही है ना। तो वेक्टर b a2 माइनस a1 अपॉन वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। तो फर्क इतना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वेक्टर b1 b2 अलग अलग हैं स्क्यू लाइंस में, इसलिए b1 क्रॉस b2 है और यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर जो b वेक्टर है ये दोनों जगह सेम मिलेगा आपको, इसलिए वेक्टर b और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पर तो हमको वेक्टर फॉर्म में लाइंस दी गई हैं, अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में दी जाती हैं तब आप कैसे फाइंड करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो चलिए ठीक है। तो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 पहली रो में डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, है ना। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक। और फिर कुछ नहीं है, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसको डिवाइड करना है किससे, रूट लगाइए। अब इसको याद कर रखने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको बताती हूं। तो ब्रैकेट BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB और सभी पे स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। तो B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, ठीक। और इसका मॉडुलस, क्लियर, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि अगर दो लाइन स्क्यू लाइंस हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। दो लाइन पैरेलल लाइंस हैं तो इस फॉर्मूले से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है क्योंकि यहाँ पर b1 b2 अलग अलग है, इसलिए b1 क्रॉस b2। यहाँ b दोनों जगह सेम आएगा पैरेलल लाइंस में, इसलिए यहाँ पर b लिया है। इसके बाद अगर हमको दोनों लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी जाती है तो इस फॉर्मूले से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं दो लाइन के बीच की। बात समझ में आ गई,
क्लियर, ठीक है। तो चलिए ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। सो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 11। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 में बोला जा रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी है, आप सबसे पहले पहचानना है कि ये स्क्यू लाइन्स हैं या पैरेलल लाइन्स हैं। तो पैरेलल लाइन्स में मैंने आपको क्या बताया था कि ये दोनों वेक्टर सेम होने चाहिए। अब आपको सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं, मतलब ये स्क्यू लाइन्स है, ठीक। चलो तो इसको कंपेयर कर लीजिए चाहे तो, ठीक है। इससे अगर कंपेयर करते हैं, क्योंकि B1 B2 अलग अलग हैं अपनी स्क्यू लाइंस में, तो ये A1 ये A2 ये B1 ये B2। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं अपन। तो वेक्टर A1 है आई कैप प्लस जे कैप, के कैप यहाँ है नहीं। A2 वेक्टर 2i प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक। B1 B2, तो B1 हो गया ये, B2 हो गया ये। तो मेन काम अपना यही है, A1 E2 B1 B2 फाइंड करना सबसे पहले यहां से, और सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है किस कंडीशन में? जब ये लाइंस हमारी स्क्यू लाइंस हैं, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला B1 क्रॉस B2, यानी वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक, और वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो यहां पर वैल्यू रखने से पहले हमको B1 क्रॉस B2 फाइंड करना होगा, A2 माइनस A1 फाइंड करना होगा, और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक। तो चलिए सबसे पहले इनको फाइंड करते हैं। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, याद है? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। तो पहली रो जो होती है उसमें आई कैप जे कैप के कैप होता है। दूसरी रो में B1 के डायरेक्शन रेशियोज, तो B1 डायरेक्शन रेशियोज 2 -1 1, आई जे के कॉफिशिएंट, तो आई का कॉफिशिएंट 2, जे का -1, के का 1। B2 3 -5 2, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो पहली रो जो है इसके अलोंग हम सॉल्व करते हैं। तो आई कैप, ये कॉलम गया, ये रो गई, आई मीन ये रो गई, ये कॉलम गया, -1 इंटू 2 -2, बीच में माइनस, 5 1 जार 5 माइनस का, तो ये प्लस का 5, माइनस जे कैप, ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 2 जार 4 माइनस 3 1 जार 3, प्लस के कैप, ये कॉलम ये रो गई, 2 5 जार माइनस का 10, बीच में माइनस, 3 1 जार 3 माइनस का 1, तो ये हो गया प्लस का 1, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए। एक मिनट, ये कॉलम क्या, ये रो गई, तो 2 5 जार माइनस का 10, 3 1 जार माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है। तो 5 -2 3 आई कैप माइनस जे कैप -7 के कैप। अब यहीं कहीं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते आना चाहिए अपने को, है ना। तो देखिए B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो आई का कोफिशिएंट 3 3 3 जार 9, जे का कोफिशिएंट -1 -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 50 59, तो रूट 59, ओके। चलो तो देखो ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, अब A2 माइनस A1 और फाइंड करना है। तो दो वेक्टर को माइनस करते तो अपने को आते ही है। तो ये रहा वेक्टर A2, ये A1। तो A2 में से अगर A1 माइनस करना है तो I में से I माइनस होगा, J में से J और K में से K। तो A2 में से कर रहे हैं माइनस को, है ना। तो 2I माइनस I कैप, ठीक। फिर J कैप माइनस J कैप, तो J कैप हो गया कैंसिल, यानी 0 J कैप। चाहो तो लिख लो ताकि बाद में अपन कंफ्यूज ना हो, है ना। माइनस के कैप, और यहाँ के कैप है ही नहीं, तो ये माइनस का के कैप। तो ये ओवरऑल हो जाएगा अपना आई कैप माइनस के कैप, ठीक। अब बस जो सारी वैल्यू हैं ये और ये फॉर्मूले में रख दो, ठीक। B1 क्रॉस B2 क्या आया है, देखिए ये
ठीक, A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पता है हमको, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। ठीक है, तो यहां पर अगर जे नहीं है तो आप चाहें तो लिख लीजिए इसको, आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप। देखो आई का आई में होगा तो 3 1 जार 3 माइनस 1 इंटू 0 0, क्योंकि जे कैप यहां पर नहीं है ना, के कैप माइनस 7 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 7 1 जार 7 अपॉन 59। लीजिए खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें हमने सबसे पहले तो देखा कि ये हमारी स्क्यू लाइंस थी, और फिर हमने फॉर्मूला लगा के पहले ये फाइंड किया, ये फाइंड किया, ये फाइंड किया, और सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी। ठीक, क्लियर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। ये लाइन हमारी L1 है, ये L2 है, इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये स्क्यू लाइंस हैं या पैरेलल। तो पैरेलल और स्क्यू लाइंस में मैंने आपको अंतर बताया था कि यहाँ आप देखिए, ये आपका B है 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k, दोनों जगह सेम है, मतलब ये है आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक, और पैरेलल लाइंस के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है अपना, वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई? बस ये फॉर्मूला है, और ये सारी चीजें आप फाइंड कर लीजिए। तो थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में मैं करूंगी। देखिए वेक्टर B क्या है आपका, दिख रहा है आपको, यहां लिख लेते हैं अपन साइड में। A1 क्या है अपना, ये A2 क्या है, ये, और B तो दोनों जगह सेम है, तो वेक्टर B क्या हो जाएगा, 2i 3j 6k। ठीक, तो वेक्टर B लिखेंगे यहां पे क्रॉस, है ना, डॉट नहीं, क्रॉस A2 माइनस A1। तो A2 में से A1 माइनस कर रहे हैं तो 3 माइनस 1, डायरेक्ट माइनस करके लिख रही हूं मैं, तो 3i माइनस i 2i 3j माइनस 2j प्लस j कैप, और माइनस 5k कैप में से माइनस कर रहे हैं माइनस 4k कैप, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 माइनस 5 प्लस 4 माइनस k कैप। ठीक, डिनोमिनेटर में वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर B हमारा है ये 2i कैप प्लस 3j कैप 6k कैप, तो 2 3 6 का स्क्वायर का सम, 2 2 जार 4 3 3 जार 9 6 6 जार 36। क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों का करना पड़ेगा अपने को क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करते अपने को आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, तो यहीं पर ही कर लेते हैं। देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं अपन, देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले i j के पहली रो में, दूसरी रो में पहला वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 6, फिर दूसरी वेक्टर 2 1 माइनस 1, और अपॉन में क्या चल रहा है अपने 36 प्लस 4 40 49। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली रो के अलोंग करेंगे तो आई कैप, ये कॉलम गया, ये रो गई, 3 इंटू माइनस 1, यहां करते हैं आई कैप 3 1 जार 3, बीच में माइनस 6 1 जार 6 माइनस जे कैप, ये कॉलम ये रो गई, 2 1 जार 2 माइनस 6 2 जार 12 प्लस के कैप, ये कॉलम क्या, ये रो गई, तो 2 1 जार 2 माइनस 3 2 जार 6। ठीक, क्लियर? अपॉन, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको अपन ने सॉल्व कर लिया, और 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। ठीक, क्लियर? ठीक,
तो देखिए ये क्या हो जाएगा अपना -6 -3 -9 i कैप -12 -2 -14 माइनस माइनस प्लस 14 j कैप और 6 -2 -4 k कैप, और ये लगा ही हुआ है ना मैग्नीट्यूड अपॉन 7। तो अब इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड कर लेते हैं, रूट, क्योंकि डिस्टेंस तो भाई नंबर में ही आएगी ना अपना, तो -9 का स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 और -4 का स्क्वायर 4 4 16 अपॉन 7। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 293 अपॉन 7। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो सबसे पहले देखना पड़ेगा पैरेलल है कि इसक्यू है। तो यहाँ देखा अपन ने बी अपना सेम आ रहा था, मतलब ये पैरेलल लाइन थी। पैरेलल लाइंस के लिए ये फॉर्मूला है वेक्टर बी क्रॉस a2 - a1 अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बी लिखा, a2 - a1 फाइंड किया, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये डिटर्मिनेंट है और ये अपना मैग्नीट्यूड। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात? फिर यहाँ पर देखा अपन ने, यहाँ पर इसका अपन ने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, तो ये अपना एक वेक्टर के फॉर्म में आ गया। मैग्नीट्यूड अपना लगा ही है यहाँ पर, चाहे तो पूरा लगा के रखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो अपन ने फाइंड कर लिया था, स्क्वायर रूट इसका 7 आ गया था। फिर इसका एक बार और अपन ने फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करके इस तरीके से अपन ने आंसर कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया है आपका एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट। इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन भी खत्म। ठीक है, तो हालांकि एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन हमने 2 पार्ट में किया है, दोनों पार्ट जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हीं पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 11.2। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। एक बार आपको एक्सरसाइज 11.2 थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, क्वेश्चंस भी हमने एग्जांपल भी करके देख लिए हैं। तो मुझे आप बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे बन गए हैं। बाकी जो अपनी अगली क्लास रहेगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं, जो एग्जाम्पल हमने समझे हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।